संतति पाने से पहले माँ तन मन का निर्माण करे। भव बंधन में अटक रहा जो उस शिशु का कल्याण करे। इस निमित्त आहार साधना ही अमोघ उपचार है। माँ का चिंतन भावी शिशु का वह उत्तम आधार है। अब बहुत सारा मटेरियल YouTube पे अवेलेबल है कि हम क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्यों खाएं, कब खाएं, कितना, लेकिन हमने एक ब्रीफ आपको आउटलाइन देने का प्रयास कर रहे हैं आगे। और ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि देखिए आहार सबकी परिस्थिति, सबकी टाइम टेबल, सबकी दिनचर्या, सबके स्वाद, सबके पकाने के तरीके अलग अलग है। हम एक बेसिक आउटलाइन आपको बता रहे हैं, लेकिन आप अपनी परिस्थिति, अपने वातावरण, अपनी ऋतु, आपके साथ प्रदेश में रहते हैं, उसके अनुसार आप इसको फॉलो करिए। तो ये यूनिवर्सल नियम है जो बता रहे हैं हम आपको, अपने अनुसार इसको टेलर मेड एक डाइट आपको बनानी है। ये हमने आपको बता ही दिया कि गर्भावस्था से पूर्व ही आपको आहार पे ध्यान देना है, वो कम से कम 3 माह पहले से। और आधुनिक विज्ञान इसको सपोर्ट करता है कि संतुलित आहार लें, लेकिन हम आपको जो ये आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के गर्भोत्सव कार्यक्रम में जो पढ़ाएंगे, हम उसमें आपको सात्विक और संस्कारित आहार का भी महत्व बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या आपको नहीं खाना है। तो जो संतुलित आहार है उसके अंदर 2 चीजें आती है। एक तो मूलभूत आहार जो हर को लेना है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, हम सभी को जो मूलभूत तत्व है वो संतुलित मात्रा में लेनी चाहिए। संतुलित मात्रा क्या थी? उचित मात्रा, उचित परिमाण और उचित अनुपात। वो 5 चीजें क्या है? वो है 5 में डिवाइड होता है, आगे बताएंगे उसको। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स एक कैटेगरी में, और जल। अतिरिक्त पोषक तत्व, अब ये गर्भावस्था के लिए विशेष है, क्योंकि आपको कई बीमारियों से बचना है, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखनी है, आपकी एनीमिया नहीं होना चाहिए, आपको डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, हाइपरटेंशन ना हो। तो अतिरिक्त पोषक तत्व आप क्या लेंगे? आप आयरन ज्यादा लेंगे, आयरन वाले भोजन लेंगे, वो आगे आपको बताएंगे। आपको कैल्शियम के लिए दूध, दही, छेना, पनीर लेना है। आपको ऐसे भोजन से बचना है जिससे एसिडिटी ना हो जाए, जिससे आपको अपच ना हो जाए। और शुरू के 3 महीनों में फोलिक एसिड भी अवश्य लेना है। जिंक कैसे भोजन में मिलेगा आपको? शुरू में जब मस्तिष्क का विकास होगा तो अलग तरह का भोजन लेना है। जब 3 महीने के पश्चात पूरी अंग ग्रो करने लगते हैं, पूरी बॉडी बच्चे की ग्रो करती है, तब आपको कैसा भोजन लेना है, और जब डिलीवरी का समय आता है तब कैसा भोजन लेना है। ये अतिरिक्त पोषक तत्व में आता है जो गर्भवती माता के लिए विशेष है। फिर आहार जो है, मात्रा और गुणवत्ता दोनों ध्यान रखनी है। मात्रा, जैसे मात्रा में कमी नहीं होनी चाहिए। कमी तो नहीं, आजकल उल्टा हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं। कई बार ये आप देखते हैं, एक मिथ है लोगों के बीच में कि अरे तुम्हारे अंदर एक जीव और पल रहा है, अब तुम्हें 2 के लिए खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मात्र 350 कैलोरी अधिक लेना गर्भवती माता के लिए पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि 2 के लिए खाना है कि हम पहले 2 रोटी खाते थे अब हम 4 रोटी खाने लग जाएंगे। नहीं, आपका वेट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपसे चला फिरा नहीं जाएगा और डायबिटीज होने की संभावना हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि मात्रा में बहुत विशेष अंतर नहीं आता, केवल 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा जाएंगी। और आहार गुणवत्ता में कैसा हो, इसकी चर्चा हम करेंगे। गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए। बार बार आपको एक चीज बता रहे हैं कि आप स्वाद और रुचि को प्राथमिकता ना दें। ऐसा ना हो कि रोज बर्गर खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं। यदा कदा टेस्ट के लिए खा लें थोड़ा सा तो नहीं नुकसान करेगा, लेकिन आहार में पौष्टिकता की मात्रा कितनी है इससे निर्भर हो, इस पे ये तय करेगा कि आहार की गुणवत्ता कैसी है, यानी कि आपके आहार में पोषक तत्व पहुंच रहे हैं कि नहीं, ये तय करेगा कि आहार की गुणवत्ता कैसी है। तो संतुलित आहार क्या? ये खाद्य पदार्थों का समूह है जो मैंने आपको बताया। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और 5वां है जल, वाटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पूरी धरती का जो है 66% वाटर है। सबसे ज्यादा ओशंस हैं इस धरती पर। हमारे शरीर में भी 2/3 पानी होता है।
हमारा बच्चा भी गर्भ जल में रहता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में जल लेना आवश्यक है। अब आयुर्वेद के अनुसार ये डिवाइड करते हैं हम षट रस में। जो संतुलित आहार का जो डिवीजन है वो आयुर्वेद के अनुसार षट रस पे आधारित है, जिसे कहते हैं मधुर, लवण, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय। ये 6 प्रकार के रस है। ये ऊपर से ऐड करने पे नहीं कि हमने चीनी मिला ली और उसको मीठा कर लिया, नहीं, जो नेचुरली मीठा है जैसे गुड़, नमकीन, खट्टा, अम्ल मतलब आंवला जैसे खट्टा है, कटु, कड़वा, इस तरह से जो उसकी नेचुरल टेस्ट है उसके आधार पे ये आधारित है। और इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, ये जो 5 तत्व है जिससे हमारा शरीर बना है, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ये षटरस तय किए गए। ये थोड़ा सा एक अलग विषय है, पर मैंने आपको सिर्फ बताया। अब संतुलित भोजन के लिए कितना होना चाहिए, तो 4 भाग प्रोटीन के, 4 कार्बोहाइड्रेट के, 1 भाग वसा का। वसा बहुत कम, फैट बहुत कम होना आपके खाने में, और थोड़ी सी अमाउंट में विटामिन मिनरल्स होने चाहिए, और 10 से 12 गिलास पानी का सेवन करना है। जाड़ों में 8 से 10 गिलास भी पर्याप्त है। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा आपको, प्रोटीन मिलेगा दूध से, दही से, सभी प्रकार की दालों से। अलग अलग प्रकार की दाल खानी है, क्योंकि 18 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं और हर दाल में अलग प्रकार का अमीनो एसिड है। अब अगर आप केवल अरहर की दाल खाएंगे तो आपके अंदर बाकी अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसलिए सभी प्रकार की दालें, या तो पंचमेल की दाल बनाइए या रोज अलग अलग वैरायटी की दाल बनाइए, उससे आपको प्रोटीन मिलेगा। बीन्स से आपको प्रोटीन मिलता है, जैसे राजमा, लोबिया, छोला। मिक्स्ड आटा, आटे में जब आप बेसन मिला लेते हैं तो उससे भी आपको प्रोटीन मिलता है। या मिक्स आटा आप इस तरह से बना सकते हैं, जैसे रेसिपी यहाँ बताइए, मैंने कहा था पेन पेंसिल लेके बैठिएगा। देखिए 7 किलो गेहूं लिया, 1 किलो चना लिया, 1 किलो सोयाबीन लिया, और या 1 किलो जौ, अगर सोयाबीन ना मिले या सोयाबीन का टेस्ट अच्छा ना लगे तो इसको मिला करके आप मिक्स्ड आटा तैयार कर सकते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट, ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये तो आपको आलू से मिलेगा, अन्न से मिलेगा, चावल से मिलेगा। ये मेन एनर्जी का सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। और वसा, वसा जो है वो हमने बताई आपको थोड़ी सी लेनी है। जहां 4 भाग प्रोटीन, 4 भाग ये है आपका कार्बोहाइड्रेट, वहां केवल 1 भाग वसा, यानी कि 1/4 केवल वसा लेनी है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के वनस्पत। और अगर ऐसे सोचे तो केवल 5 चम्मच दिन में आपको, छोटी चम्मच फैट्स के यूज करने, चाहे आप उसको दाल में डालें, चाहे घी पे लगाएं, चाहे सब्जी छौंकें। और कौन सी वसा लेनी है, तो जमने वाले सैचुरेटेड फैट बिल्कुल नहीं लेने हैं। अनसैचुरेटेड फैट भी जहां तक हो अवॉइड करें, रिफाइंड भी आप अवॉइड करें। ट्रांस फैट, जो बॉईल करा हुआ, बार बार तेल को उबाला जाता है, वो बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत हानिकारक है। तो अगर कोई चीज तलनी है, आपको फ्राई करनी है, तो उतना ही तेल कढ़ाई में डालें जितना एक बार में वो यूज हो जाए। और ट्रांस फैट्स जो है आपके केक में, पेस्ट्री में, बिस्किट्स में, मतलब बेकरी आइटम में बहुत ज्यादा होता है, तो उसको बिल्कुल डालें। कौन सी वसा लेनी है, कौन सा फैट लेना है, तो देशी गाय का घी बहुत अच्छा है, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, ऑलिव या कैनोला ऑयल आप ले सकते हैं। ये ऑप्शंस है, सबसे अच्छा है देशी गाय का घी। अच्छा, अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये एक कैटेगरी है, जैसे विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये लेने तो बहुत थोड़े से है, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा है, इनका कार्य बहुत बड़ा है। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ये कहाँ से मिलेंगे आपको, तरह तरह के रंग बिरंगे फल सब्जियों से ये मिलते हैं। और या सबसे बढ़िया है, आप एक छोटी कटोरी, छोटा बोल आप अंकुरित का नियमित लें। बासी करके नहीं खाना है, रोज ताजा अंकुरित, दूसरे दिन का अंकुरित आप इस्तेमाल करें, तीसरे चौथे दिन का ना करें। तो मूंगफली उसमें 10 ग्राम, चना 15 ग्राम या मूंग 25 ग्राम। इसको, मूंगफली को तो भून के अलग रख लें, चना मूंग को आप अंकुरित कर लें और अगले दिन ही उसको हल्का सा भाप लगा करके ले, क्योंकि ये जो अंकुरित होता है वो जब पेट पे भारी होता है, पचाने में दिक्कत होती है, तो हल्की स्टीम लगा लीजिए। उसमें आप अदरक थोड़ी सी घिस के डाल सकते हैं, आप हल्का सा चाट मसाला डाल सकते हैं उसको टेस्टी बनाने के लिए। तो उसमें आप मूंगफली भी डाल सकते हैं। इससे आपको सैकड़ों गुना विटामिन मिलता है। यानी कि अगर नॉर्मल चना आप खाएंगे और अंकुरित चना खाएंगे, तो अंकुरित चने में
पौष्टिकता जो है 500 गुना बढ़ जाती है, उसके अंदर विटामिन का लेवल बहुत हाई होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स छोटे मात्रा में शरीर को चाहिए, लेकिन अगर उसकी कमी हो जाए तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं, इसलिए आपको ये लेना है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि शिशु के विकास में 4 मुख्य कार्य हैं। एक तो बस शिशु का मस्तिष्क बनना है, एक उसका शरीर बनना है, एक माँ और बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहनी चाहिए और एक माँ का पाचन सुदृढ़ होना चाहिए। अगर पाचन अच्छा नहीं हो तो कितना भी पौष्टिक आहार ले लिया, सब व्यर्थ चला जाएगा। तो ये देखिए, पहला है मस्तिष्क का विकास, ये पहले 3 महीने में तेजी से होता है। फिर पहले 3 महीने में ग्रोथ उतनी नहीं हो रही जितनी की 4th मंथ से लेकर के डिलीवरी तक ग्रोथ होती है। तो दूसरे तिमाही में आपको शारीरिक विकास से संबंधित चीजों पे ध्यान देना है और ये द्वितीय तिमाही में जो लिया वो आगे 9 महीने तक चलता रहेगा। और पूरे 9 महीने आपको ऐसा भोजन लेना है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे आपकी, और ऐसा भोजन लेना है जिससे कि पाचन सुदृढ़ रहे। तो प्रथम तिमाही में हम क्या लेंगे, मस्तिष्क विकास पे विशेष ध्यान रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स नहीं लेंगे, वो तो जैसा बताया वैसा लेना ही है। उसके अतिरिक्त आपको डीएचए, कोलिन, आयोडीन, फोलिक एसिड, B12, जिंक, ओमेगा 3, अदरक जो होता है वो आपकी जी मिचलाने में आपका सहायता, मतलब उससे मदद मिलती है। अगर जी मिचला रहा है तो 1 चम्मच अदरक का रस ले लें या एक छोटा सा टुकड़ा चूस लें, उससे आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। अब ये सब आपको याद रखने की आवश्यक नहीं है, आप ये चीजें देखिए कि क्या क्या आपको खाना है पहले 3 महीने में, जिससे आपको ये तत्व जो मस्तिष्क का विकास कर रहे हैं वो आपको मिल जाए। तो बादाम, अखरोट आप ये 4-4 नग भिगो करके रात को भिगोइए और अच्छे से धो लीजिए पहले, उसको सुबह आप बादाम को छील लीजिए और भीगे हुए अखरोट आप ले लीजिए। टोफू का सेवन कर सकते हैं। टोफू क्या होता है, ये सोया से बना हुआ पनीर है। अलसी के बीजों को भून के ले सकते हैं, थोड़ी मूंगफली ले सकते हैं, चाहे पोहा में ले लीजिए, अंकुरित में ले लीजिए, ऐसे ही थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली खा लीजिए। दूध और दूध से बने हुए पदार्थ लीजिए। मक्खन अगर लें तो सफेद मक्खन लें, ओट्स ले सकते हैं, केला ले सकते हैं। दूध दही आपको बताया दिया। छिलके युक्त आलू में आयोडीन होता है। फोलिक एसिड के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, गहरे रंग की हरी पत्तेदार सब्जियां, थोड़ी मात्रा में छोले और बीन्स। B12 वैसे तो वेजिटेरियन में कम होता है, अंकुरित में अच्छे से मिलता है। सोया का दूध ले लीजिए या मूंगफली ले लीजिए, दूध दही और मूंगफली से आपको B12 मिल जाता है। दालें और बीन्स से आपको जिंक भी मिलता है। और ओमेगा 3 के लिए जो आपको पहले ही बताया, अखरोट, अलसी और जो आपने सरसों का तेल या राइस ब्रान तेल लिया उसमें भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। अदरक मैंने पहले ही बता दिया आपको जी मिचलाने के लिए लेना है। तो ये आपको ये चीजें याद रखनी है कि आप थोड़ी सी सूखी मेवा, अखरोट, बादाम, अलसी, दूध और दूध से बने पदार्थ, मूंगफली, फलों में केला, दालें, साबुत दालें विशेष करके, और बीन्स, और ये आप लेते हैं तो ये सारे तत्व आपको बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए मिल जाएंगे। देखिए, टॉफी बनाने की विधि आप यहाँ पे दी हुई है। 125 ग्राम सोयाबीन को भिगोएं, 6-7 घंटे बाद धोएं, छिलका जरूर उतार दें, अच्छे से छिलका उतार दें, छिलका हानिकारक होता है। उसको पीसें, 1 लीटर उबलते पानी में सोयाबीन के पेस्ट को डालें, लगभग 5 मिनट तक चलाते रहे, नहीं तो वो तले में लग जाएगा। उबाल आने पर उसको छान लीजिए। ये सोयाबीन का दूध तैयार हो गया। अब इसको नॉर्मल तरीके से फाड़ लीजिए, जैसे नींबू डाल के, दही डाल के फाड़ लीजिए और छान करके पनीर अलग कर लें। और जो पेस्ट बचा छानने के बाद बचा, उसको आप आटे में गूंथ सकते हैं, पराठे में उपयोग में ला सकते हैं। ये आपका पनीर तैयार हो गया, जो कि प्रोटीन में बहुत रिच है और इसमें डीएचए, जो मस्तिष्क के विकास के लिए डीएचए चाहिए, वो भी इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब द्वितीय तिमाही में आपको क्या लेना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स तो जैसे बताया वैसे लेने ही है। इसके अलावा कैल्शियम चाहिए क्योंकि हड्डी बनना तैयार हो गई, तो दूध और दूध से बने पदार्थ। मैग्नीशियम आपको मिल जाता है बादाम से या बीज, तरह तरह के बीज, जैसे सूरजमुखी के बीज, तरबूज, कद्दू के बीज, अलसी, ये सब इससे मैग्नीशियम मिलता है। विटामिन डी दूध और दूध से बने पदार्थों से और धूप का सेवन करने से। आयरन भी शुरू कर देते हैं हम लोग 4th मंथ से, वो मिलता है पालक, हरी सब्जियों से, गुड़ से।
बाजरे में भी आयरन होता है, यह भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो प्रज्ञा दीदी बताइए कि या तो हम थोड़ा सा और ले लें, जल्दी से ये वाला संतुलित आहार फिनिश कर दें तो चलेगा, हाँ जी डॉक्टर साहब, ले सकते हैं। है ना? 5-10 मिनट ले लेते हैं, संतुलित आहार खत्म कर देते हैं। हाँ जी। थोड़ा सा बताना है बस, कुछ और होगा तो एनीमिया पे हम अलग क्लास रखवा देंगे, अभी सोचा है हमने, तो वो एनीमिया पे अलग क्लास रखवा देंगे। आयरन जो आपको बताया कि हीमोग्लोबिन अच्छा होना बहुत जरूरी है, अब एक क्राइटेरिया आ गया है, ये हमारी जो एसोसिएशन होती है गायनेकोलॉजिस्ट की, स्त्री रोग विशेषज्ञों की, उसके अनुसार डिलीवरी तक गर्भवती माता का हीमोग्लोबिन 11 होना चाहिए। अगर आपका अभी हीमोग्लोबिन 9 या 10 है तो आप अपने डॉक्टर को मिलिए, उससे कहिए हमने कहीं पे पढ़ा है कि ये 11 होना चाहिए, तो आप हमको आयरन बढ़ाइए, या तो यह हमारा खाने में क्या कमी है वो देखिए। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है वो 11 इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर डिलीवरी होती है और उस समय आपको थोड़ी नॉर्मल से ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, तो आपका शरीर में इतना ब्लड होना चाहिए कि शरीर थोड़ी सी एक्स्ट्रा ब्लीडिंग को सह सके, नहीं तो आपको एकदम से बेहोशी आने लग जाएगी, आपकी कंडीशन खराब हो जाएगी, ब्लड चढ़ाना पड़ जाएगा। इसलिए लौह तत्व अच्छे से आपको भोजन में लेना है। दूसरी बात, हीमोग्लोबिन जब अच्छा होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन ये तय करता है कि आपके ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ले करके बच्चे के सर्कुलेशन में जाता है, बच्चे के अंगों तक जाता है, इन अंगों का भी विकास हो रहा है। अगर उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो अंगों का विकास अच्छे से होगा। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है और अंगों के विकास में कमी है, मतलब एक तरह का व्यवधान आएगा। तो इसके लिए आपको क्या लेना है, गुड़ मैंने बताया, बाजरा बताया, रागी का आटा लें, दालें लें और हरी पत्तेदार सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लें। आप सेब और अनार का सेवन भी कर सकते हैं। और आयरन की जब आप टैबलेट खाएं, अच्छा ये यहाँ पे ये पॉइंट बहुत आवश्यक है कि ये आवश्यक नहीं है कि आप जो अच्छे से आप भोजन में आयरन की चीजें ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आयरन की टैबलेट जो डॉक्टर ने लिखी है वो भी आपको लेनी है, वो आप मिस नहीं कर सकते। वो सप्लीमेंट कहा जाता है, सप्लीमेंट वो है जो भोजन के ऊपर हमको देना पड़ता है। तो आप भोजन में इन चीजों को इंक्लूड करेंगे, गुड़, बाजरा, रागी, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, साथ में आयरन की गोली या कैप्सूल भी खाएंगे। और आयरन की गोली कैप्सूल खाते समय आप थोड़ा सा नींबू पानी ले लीजिए, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी की प्रेजेंस में अच्छे से होता है। ठीक है। और दूसरी चीज फोलिक एसिड मैंने बताई, तो फोलिक एसिड की गोली गर्भधारण से पूर्व 3 महीने से ली जाती है, गर्भधारण के बाद 3 महीने तक ली जाती है। इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी मस्तिष्क और रीढ़ के विकार नहीं होते हैं, और ये हमको मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियों से। कैल्शियम बच्चे की अस्थियां और दांत बनाने के लिए अच्छा होता है। और स्तनपान के दौरान जब बच्चे को दूध पिलाना है तो इसकी पूर्ति और इसकी हमें और एक्स्ट्रा पूर्ति करनी पड़ती है, इसकी मांग बढ़ जाती है। जबकि गर्भकाल में 1 से लेकर के 1 ग्राम टू 1.2 ग्राम्स कैल्शियम चाहिए गर्भकाल के दौरान। और जब बच्चे को दूध पिलाने हैं यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के इस दौरान 1.5 ग्राम्स तक हमको कैल्शियम गर्भवती माता प्रसव के बाद मां को देना होता है जो बच्चे को दूध पिला रही है। तो ये कहाँ से मिलेगा, ये कम से कम 3 बड़े कप, आप मात्रा भूल जाएंगे, आप ये याद रखिए 3 बड़े कप आपको दूध और दूध से बने पदार्थ के लेने, यानी कि आप करीब करीब 750 से 1 लीटर दूध अपने लिए अलग कर लीजिए, उसको या तो पीजिए या छाछ बनाइए, दही लीजिए, पनीर लीजिए, कैसे भी आपको उसको कंज्यूम करना है। साथ में हरी पत्तेदार सब्जियां आपको लेनी है। अब थर्ड जो ट्राइमेस्टर आया, लास्ट के जो 3 महीने हैं, उसमें पानी की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो कब्ज को दूर करता है। आपके भोजन में फाइबर अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अब आप देखिए 3 से 7वें 8वें महीने में आपका जो गर्भाशय वो बहुत बड़ा हो गया, बच्चा तेजी से बढ़ गया, आंतें जो होती हैं वो सिकुड़ गई, आंतों को जगह नहीं मिल रही है। जहाँ पूरे पेट में आपके 6 मीटर की आंतें रहती थी, अब उसमें एक बहुत बड़ा ऑर्गन जिसे हम यूट्रस कहते हैं, जिसमें बच्चा है, वो डेवलप कर रहा है, तो आंतें जो हो गई वो साइड में हो गई। अब उसमें अगर आंतों का मूवमेंट अच्छा नहीं होगा, यानी कि उसके फाइबर नहीं होगी, फाइबर डाइट नहीं होगी, तो उसमें
कॉन्स्टिपेशन आपको हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा। इसलिए फाइबर की मात्रा लास्ट के 3 महीने में आपको बढ़ानी है। जो आपको मिलेगा, या तो मोटा आटा लीजिए, मिक्स्ड आटा लीजिए, चोकर का आटा लीजिए, या खूब गूदे वाले फल लीजिए, और पत्तेदार सब्जियां खाइए, और पानी खूब अच्छे से पीजिए। फिर थायमीन, ये विटामिन B1 होता है, ये हमको मिलता है काली उड़द से, राजमा या सूरजमुखी के बीज से। और इसकी आवश्यकता क्या है कि भोजन को ऊर्जा, भोजन से ऊर्जा मतलब उसको कन्वर्ट करने में, बनाने में सहायक होता है। इस समय ऊर्जा ज्यादा चाहिए, बच्चे का भी विकास हो रहा है, आपकी डिलीवरी का भी समय नजदीक आ रहा है, तो ऊर्जा अच्छी होनी चाहिए। वो भोजन से कैसे बनेगी? वो B1 की प्रेजेंस में बनेगी। और पूरे 9 महीने रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखने के लिए आप क्या खाएंगे? विटामिन सी जो मिलेगा हमें खट्टे पदार्थों से, जैसे नींबू है, आंवला है, संतरा है, अमरूद है। आंवले में सबसे अधिक विटामिन सी होता है, तो इसको आप पर्याप्त मात्रा में लीजिए। विटामिन ई आपको मिलता है बादाम से, मूंगफली से, या जो आपने नेचुरल ऑयल्स लिए, सूरजमुखी का तेल है, मूंगफली का तेल है, इस सब में भी विटामिन ई होता है। और विटामिन ए ये आपको मिलता है नारंगी रंग के सब्जी या फल से, जैसे गाजर है, पपीता, कद्दू, आम, टमाटर, लाल शिमला मिर्च, और दूध थोड़ा सा। तो ये 3 चीजें विटामिन सी, ई, ए आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखते हैं। साथ में जिंक भी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जो आपको अंकुरित से भी मिलता है और साबुत दालों से भी मिलता है। अब ये तरह तरह के विटामिन हैं जिनको मैं आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये सोचिए विटामिन ए से रोशनी आंखों की अच्छी होती है, मैंने बताया वो नारंगी रंग की चीजों से मिलता है। विटामिन बी जो होता है उससे ऊर्जा मिलती है, तो ये आपको दूध से, और जो आपने सूखी मेवा ली और अंकुरित लिया, और दाल अनाज से मिलता है। सी खट्टे पदार्थों से मिलता है, ये आयरन को एब्जॉर्ब करने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। और विटामिन ई और के भी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जो तेल से और बीजों से मिलता है। विटामिन डी, इसके बिना कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन डी से हड्डी कमजोर हो जाएगी, तो ये दूध और दूध से बने पदार्थ में तो मिलेगा। साथ में आप आधा घंटा शरीर को खोल करके बिना सनस्क्रीन लगाए धूप का सेवन करेंगे तब मिलेगा। आजकल तो कमी है धूप की, तो आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना पड़ सकता है। वो उसमें या तो सैशे आते हैं, या एक शीशी जैसी आती है, हफ्ते में एक बार 60,000 की यूनिट का विटामिन डी का कैप्सूल या शीशी ले सकते हैं वीकली 3 महीने तक, उससे विटामिन डी की आपूर्ति हो जाती है। और पूरे 9 महीने पाचन अच्छा रहे, यानी डाइजेशन अच्छा रहे, तभी तो ये जो आपने पौष्टिक पदार्थ लिए वो बच्चे तक पहुंचेंगे। उसमें क्या होता है? फ्रक्टो ओलिगोसैक्राइड्स, जिससे कि आपका पाचन सुदृढ़ रहने के लिए फ्रक्टो ओलिगोसैक्राइड्स आपके भोजन में होने चाहिए, जो आपको मिलते हैं जौ से, दही से, मट्ठे से, गेहूं अंकुरित करके ले सकते हैं, केले से। इससे आपकी पाचन शक्ति अच्छी होती है। ये प्री प्रोबायोटिक्स में पाया जाता है, और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार अगर इसकी कमी होती है, फ्रक्टो ओलिगोसैक्राइड्स की अगर कमी होगी आपके भोजन में, तो क्या होता है? खाना आपने लिया, आपको दस्त नहीं हो रहा है, आपको डायरिया नहीं हो रहा, लेकिन आपको बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, आपको रिफ्लेक्स डेवलप हो जाती है कि आप हमको आके बताती हैं हमारी गर्भवती बहनें कि मैडम हमने खाया और फिर हमको तुरंत मोशन के लिए जाना था, यानी कि खाना पच नहीं रहा है। उसमें जरूरी है कि आपके भोजन में जौ मिलाया जाए, आटे में केला खाया जाए, या दही मट्ठे का सेवन बढ़ाया जाए। अब जो डाइट में हम फाइबर की बात कर रहे थे कि फाइबर क्यों जरूरी है, तो पहले 2 तरह के फाइबर होते हैं, समझ लीजिए आप, एक घुलने वाले और एक ना घुलने वाले। ना घुलने वाला फाइबर वो होता है जो हमारा मल बनाता है, और मल अगर अच्छे से बनेगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होएगा। तो ये जो इसके स्रोत हैं, ये इनसॉल्युबल जो फाइबर होता है, ये हमने बताया चोकर युक्त आटे से, मोटे अनाज से, गूदेदार फल से, पत्तेदार सब्जियों से, या सूखी बीन्स में भी बहुत अच्छे से फाइबर होता है, जैसे अलसी में भी फाइबर है और बादाम में भी फाइबर होता है। तो ये फाइबर आपको क्या कहता है? मल निष्कासन में आसानी करता है। जो घुलने वाला फाइबर होता है, अब इन्हीं चीजों में जो आपने लिए, जो फाइबर डाइट के लिए, इन्हीं चीजों में कुछ ऐसे भी रेशे होते हैं जो सर्कुलेशन में चले जाते हैं,
वो मल निष्कासन में मदद नहीं करते, वो हमारे ब्लड शुगर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में सहायक होते हैं। और ये भी हमको फल सब्जी ओट्स और जौ से मिलते हैं। अब लास्ट में बस मैं ये बता करके आपको समाप्त करूंगी, फिर आपकी गर्भ संवाद की क्लास होनी है कि पानी, और ये देखिए आधुनिक विज्ञान में आपको जल का महत्व नहीं पढ़ाया जाता। ये गुरुदेव ने अपने वांग में निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र में पानी को भी इस क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया है। तभी हमने 5 चीजें बताई। आप कोई भी डाइट की किताब उठाएंगे तो उसमें 4 चीजें बताई जाती हैं बस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और विटामिन और मिनरल्स। पानी जो है बहुत आधार स्तंभ है हमारे भोजन का। और कैसा होना चाहिए जल? ताजा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो पानी से इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। प्रातः उठते ही आप उषा पान करिए, आपको बताया तो ले लीजिए पानी, और दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी, आजकल के मौसम में गर्मियों में आप 12 गिलास तक पी सकते हैं। पानी का गुण होता है कि वो बल, उत्साह और धैर्य बढ़ाता है। तो आपको जब भी कभी ऐसा लग रहा है कि आप थकावट महसूस हो रही है, आप 1 गिलास जल ले लीजिए। कभी आप हताश सा महसूस कर रहे हैं, आप लो फील कर रहे हैं, तुरंत आप 1 गिलास जल ले लीजिए। आपको अभी कभी गुस्सा भी आ रहा है, आप आवेश में हैं, तो आप 1 गिलास जल ले लीजिए, आपको धैर्य, शांति महसूस होगी। तो ये पानी का गुण है, वो आपको बल देता है, उत्साह देता है, धैर्य देता है। लेकिन ये भाव आप करिए, जब भी आप पानी लीजिए तो उसको चार्ज करिए गायत्री मंत्र बोल के, या ईश्वर का ध्यान करके, या कोई मधुर भजन बोल करके उसको चार्ज कर लीजिए, और भाव करिए कि ये तीनों गुण शिशु के अंदर जल के माध्यम से जा रहे हैं। तो इससे पर्याप्त मात्रा में आप ये चार्ज किया हुआ जल आप सेवन करेंगी तो ये 3 गुण, बच्चा आपका बलशाली होगा, हमेशा एनर्जी, ऊर्जा उसमें रहेगी, उत्साहित रहेगा हर कार्य करने के लिए, और साथ में धैर्यवान भी होगा। अब ये जल का कार्य क्या है? एक तो ये सलाइवा में सेक्रीट होती है, पर्याप्त मात्रा में अगर पानी होगा तभी लार अच्छे से बनेगी, यानी सलाइवा अच्छे से बनेगा, और जो डाइजेशन होता है भोजन का वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। अगर लार अच्छे से नहीं बनती है तो मुंह सूखा रहता है हर समय, और डाइजेशन भोजन का अच्छे से नहीं होता। फिर जब ये आपने अच्छे से चबाया, गुरुदेव लिखते हैं कि एक कौर को 32 बार चबाना चाहिए। तो ये 32 बार चबाने से क्या हुआ, ये भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, वो एकदम बिल्कुल मिक्सी में पिसा हुआ जैसा हो गया, और वो डाइजेशन के लिए रेडी होकर के आपके स्टमक में यानी पेट में चला गया। अब यहाँ पे फर्दर उस पे जो हमारे एंजाइम्स हैं, पेप्टिक एंजाइम्स होते हैं, वो काम करेंगे, इससे वो फर्दर डाइजेस्ट होएगा। डाइजेस्ट होने के बाद वो सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होएगा, यानी कि सेल्स तक उस आहार रस को पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी जल करता है। फिर ये वहां तक पहुंच गया, लेकिन उसको सेल के अंदर जाना है, एब्जॉर्ब होना है, कोशिकाओं को इस पचे हुए रस का अवशोषण करना है। वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब जल पर्याप्त मात्रा में होगा। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो निष्कासित होना है। कहाँ से? आंतों से, गुर्दे से पेशाब के रूप में, और त्वचा से पसीने के रूप में। तो ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, ये भी तभी पूरी तरह से अच्छे से हो पाएगी जब आप जल पर्याप्त मात्रा में लेंगे। ठीक है, तो टॉक्सिन्स, इससे क्या होता है कि वो बढ़ते नहीं हमारे शरीर में, और जल अच्छे से लेने के हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है, ट्रांसपोर्टेशन भोजन का अच्छे से होता है, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसका एक्सक्रीशन भी अच्छे से होता है। और अच्छी मात्रा में जल लेने से हमारे शरीर का तापमान भी सामान्य बना रहता है, हमारी त्वचा नम होती है, ड्राई नहीं होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अब 5:10 हो रहा है। तो कल यहीं से आपको कंटिन्यू करेंगे कि आपके ये विज्ञान क्या कहता है कि किस तरह से अगर हम जल को चार्ज करते हैं तो ये कैसे, एक साइंटिस्ट हुए मसारू इमोटो, उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये हमारे लिए लाभकारी होता है। मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया है कि जल के क्रिस्टल्स बनाएंगे तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा भाव देंगे तो जल में अच्छे अच्छे क्रिस्टल्स बनते हैं, यानी भाव जो है हमारा जल के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। तो इसलिए हम लोग पूजा में भी देखिए जल रख के बैठते हैं और उसको फिर सूर्य को चढ़ाते हैं, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो जल में आ जाती है। जल के माध्यम से हम यज्ञ भी कर सकते हैं। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे।